Hello everyone. Today we are going to take the first class of reasoning. Okay, so हमारा आज का टॉपिक है रीजनिंग का स्टेटमेंट एंड assumptions, या फिर आप उसको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स भी बोल सकते हो. आइदर स्टेटमेंट एंड assumptions या फिर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक. आप आराम से ज्यूम कर लो कि 5 क्वेश्चंस आपके इससे आएंगे. ओके, नाउ क्या इस टॉपिक का मतलब है अब देखते हैं. आपको एक स्टेटमेंट दी हुई होगी किसी भी फील्ड की, साइंस से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, कुछ भी, लॉ से रिलेटेड, एक जनरल आपको स्टेटमेंट दी हुई होगी और नीचे कुछ कंक्लूजन्स लिखे हुए होंगे. कंक्लूजन्स बोलो या आप assumptions बोलो, डजंट मैटर. 1 2 3 कितने भी आपको कंक्लूजन्स दिए हुए होंगे. आपको चेक करना होगा कि जो कंक्लूजन्स आपको दिए हुए हैं, क्या वो कंक्लूजन्स हम स्टेटमेंट के बेसिस पे सही कह सकते हैं या नहीं. ओके, तो देयर विल बी अ स्टेटमेंट फॉलोड बाय सम कंक्लूजन्स. आपको चेक करना होगा कि कौन सा या कौन से कंक्लूजन्स करेक्ट है. ओके, फॉर एग्जाम्पल एक मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. सोलर सिस्टम consists of 8 planets. Jupiter being the largest one. Solar system consists of 8 planets. Jupiter being the largest one. ये आपको स्टेटमेंट दी हुई है. मैंने आपको बताया स्टेटमेंट आपकी किसी भी फील्ड से आ सकती है. ओके, फर्स्ट कंक्लूजन. Jupiter is a part of solar system. Earth is a part of solar system. Okay, so you can get this exact question in your exam. Solar system consists of 8 planets, Jupiter being the largest one, and नीचे कुछ conclusions होंगे. अब इसका कोई रूल नहीं होता कि एक ही कंक्लूजन ठीक होगा. दोनों भी ठीक हो सकते हैं, दोनों भी गलत हो सकते हैं. आइदर ऑप्शन भी लग सकती है कि दोनों में से कोई एक ठीक है, कुछ भी. ओके, so there is no fixed rule. Use your mind and try and answer. All right, let's see. आपका क्वेश्चन है सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 planets, Jupiter being the largest one. Can we say that Jupiter is a part of solar system? Now, ये जो हमारा टॉपिक है स्टेटमेंट एंड assumption, इसके अंदर देयर आर नो फॉर्मूलाज. ऑफ कोर्स ये कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड टॉपिक है. कॉम्प्रिहेंशन मतलब आपको स्टेटमेंट को समझना है, उसके बाद आप उसको आंसर करते हो. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि इसमें कोई फॉर्मूला तो लग नहीं सकता, बट इसमें कुछ रूल्स होते हैं, अनरिटन रूल्स, जो कहीं भी किसी भी बुक में नहीं लिखे होते. वो जब आप इन टॉपिक्स को पढ़ते हो बार बारी और बहुत ज़्यादा इन टॉपिक्स को पढ़ते हो तो आपको समझ आता है कि एग्जामिनर इस बेसिस पे आंसर करता है. तो जो इसमें रूल्स लगते हैं जो कि अनरिटन है, जो मैं आपको लिखवाऊंगी, वो मैं आपको एज एंड व्हेन द क्वेश्चन कम्स आपको बताऊंगी. पहले से मैं आपको सारे रूल्स बता दूंगी, आपको समझ नहीं आएगा कि कहाँ अप्लाई करना है.
जब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगी. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू फॉलो इन दिस एंटायर टॉपिक इज दैट जो भी आप चीज कंक्लूड करो, इट हैज टू कम फ्रॉम द स्टेटमेंट. कोई सेल्फ नॉलेज आपने यूज नहीं करनी. तो जो बात कोई सच है तो सच है, डजंट मैटर, बट क्या वो सच स्टेटमेंट में दिया हुआ है? So all your conclusions have to come from the statements itself. Okay? So आपकी statement है कि solar system में 8 planets हैं, जिसमें से Jupiter सबसे बड़ा है. So can we say that Jupiter is a part of solar system? Of course, yes. But can we say that Earth is a part of solar system? मैम वैसे तो ये बात सही है, बट क्योंकि ये बात हमारी स्टेटमेंट में नहीं कहीं भी दी हुई, ये हम कहेंगे wrong. So we only conclude things about which we are 100% sure. Okay? Sorry, we only conclude things about which it is inferred from the statement. Okay? So this is the first rule. So you can write down rule number 1. Only conclude things which can be inferred from the statements. Okay? Self knowledge हम यूज नहीं करते. राशि, रिमझिम, आंसर्स आर करेक्ट. ओके, आई थिंक इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी. पूरा टॉपिक ऐसे ही है. ओके, अब जब मैं आपको चलो ब्रीफली एक बात और बताती हूँ. जो आपका रीजनिंग है, द एंटायर रीजनिंग, एटलीस्ट 95% पेपर विल कम विद क्वेश्चंस लाइक दिस. आपको सिर्फ क्वेश्चन समझना है एंड आंसर करना है. सॉल्विंग वाले टॉपिक्स सब क्लैट ने हटा दिए. जो स्टिल मैं आपको कराऊंगी, बाई चांस जैसे एक क्वेश्चन इस बार भी आया हुआ था कोडिंग डिकोडिंग का, हो सकता है अगले साल भी एक क्वेश्चन में भी डायरेक्शंस का आ जाए या ब्लड रिलेशंस का आ जाए, तो आपको बेसिक सबके पता होने चाहिए. ओके, ऑलराइट. सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. 3 क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे कराती हूँ, फिर मैं असाइनमेंट दूंगी. हम सीधा असाइनमेंट में से सॉल्व करेंगे. दैट विल हेल्प अस सेव टाइम. राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन. Mr. X is one of the probable candidates shortlisted for the post of manager. नीचे बोल लिया ना, नीचे का है वो. Mr. X is one of the probable candidates shortlisted for the post of manager. Conclusion 1. Mr. X will become the manager. Mr. X will not become the manager.
Okay. See, you guys are giving mixed answers. Okay, let me tell you the exact one. Mr. X is one of the probable candidates shortlisted for the post of manager. मिस्टर एक्स मैनेजर बने नहीं है, उनका नाम शॉर्टलिस्ट किया गया है. ओके, शॉर्टलिस्ट हम जैसे अगर मेरे को सपोज एक मैनेजर चूज करना है तो मैंने 5 लोगों के नाम शॉर्टलिस्ट कर दिए. मेरे पास 50 एप्लीकेशन आई, मैंने 5 लोगों के नाम शॉर्टलिस्ट कर दिया. अब इसमें से कोई एक बनेगा. तो एम आई श्योर कि मिस्टर एक्स बनेंगे ही, या एम आई श्योर कि मिस्टर एक्स नहीं बनेंगे? तो मिस्टर एक्स विल बिकम द मैनेजर, हमें नहीं पता. मिस्टर एक्स विल नॉट बिकम द मैनेजर, हमें नहीं पता. तो एक तो ऑप्शन है कि हम बोल सकते हैं दोनों गलत हैं, पर दोनों गलत से ज्यादा अच्छा ऑप्शन होगा ये बोलना कि दोनों में से कोई एक बात सही होगी. कौन सी सही होगी वो हमें नहीं पता. या तो वो बनेंगे या वो नहीं बनेंगे. तो इन दोनों में से कोई एक बात तो डेफिनेटली ट्रू होगी. तो वी विल से आइदर ऑफ द टू कंक्लूजन्स इज करेक्ट. ओके, दोनों में से कोई एक कंक्लूजन डेफिनेटली करेक्ट है. कौन सा वो हमें नहीं पता. ओके, सो योर आंसर इज गोइंग टू बी आइदर. नन भी हम बोल सकते हैं दोनों गलत हैं, बट दोनों गलत से ज्यादा अच्छा होगा इस केस में बोलना आइदर, कि दोनों में से कोई एक बात जरूर सच होगी. या तो वो बनेंगे या तो वो नहीं बनेंगे, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. सो हमें नहीं पता कौन सी बात सच है. सो वी विल से आइदर ऑफ द टू. ठीक है. सो मैं देखो एक्सप्लेन करे जा रही हूँ, बट आई रिक्वेस्ट यू गाइज, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है यू कैन प्लीज राइट डाउन कि मैम ये नहीं समझ आया पॉइंट, प्लीज क्लियर अगेन. ओके, ऑलराइट, लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, प्लीज ध्यान से देखना. नंबर भी लिख देता हूँ. Is she correct? ओके, लेट्स सी. सिंपल सा क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें जो मेरे को आपको एक्सप्लेन करना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ सी, मोस्ट पीपल हु स्मोक डाई ऑफ लंग कैंसर. ज्यादातर लोग जो स्मोक करते हैं, सारे नहीं, ज्यादातर जो स्मोक करते हैं
उनकी डेथ लंग कैंसर से होती है। तो अगर कोई पर्सन स्मोक करता है, देयर आर चांसेस कि उसकी डेथ लंग कैंसर से हो। दिस इज नॉट गिवन डेफिनेट बिकॉज इट इज एप्लीकेबल फॉर मोस्ट, इट डज नॉट से ऑल। तो राम स्मोक्स, देयरफॉर ही विल डाई ऑफ लंग कैंसर, पक्का उसकी लंग कैंसर से डेथ होगी, ये बोलना गलत हो जाएगा। बट राम स्मोक्स, therefore he may die of lung cancer, absolutely correct. So there is a very thin line between will and may, and you have to be very cautious जब आप आंसर अपना मार्क कर रहे हो कि आप डेफिनेट में तो नहीं चले जा रहे, क्योंकि बात आपको डेफिनेट नहीं दी हुई। ज्यादातर लोग, सब नहीं, अगर आपको दिया होता है जो भी स्मोक करता है उसकी लंग कैंसर से डेथ होती है, तो आप बोलते हैं राम स्मोक करता है तो राम की भी लंग कैंसर से डेथ होगी। बट आपको सबका नहीं दिया हुआ, आपको मोस्ट का दिया हुआ है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन विल एंड मे। ओके, ठीक है, आई थिंक दिस इज ऑल्सो क्लियर। लेट्स सी जस्ट वन मोर क्वेश्चन, उसके बाद सीधा असाइनमेंट पे आते हैं। ठीक है, फिर morning walks are good for health, evening walks are bad for health, all healthy people go for morning walks. Okay, एक आप लोग रूल समझ लो, कोई जरूरी नहीं होता कि एक ना एक कंक्लूजन ठीक है, सारे कंक्लूजन्स गलत हो सकते हैं, सारे ठीक हो सकते हैं, आइदर लग सकता है, every possibility. Okay, मॉर्निंग वॉक्स आर गुड फॉर हेल्थ। अब आपको बात दी हुई है मॉर्निंग वॉक्स की, कि मॉर्निंग वॉक्स का रिलेशन है कि दे आर गुड फॉर हेल्थ, दिस इज गुड फॉर हेल्थ। अब डज इट मीन कि इवनिंग वॉक्स आर बैड फॉर हेल्थ या इवनिंग वॉक्स आर गुड फॉर हेल्थ? ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ, आपको सिर्फ मॉर्निंग वॉक की बात दी है एंड उसका रिलेशन आपको हेल्थ से दिया हुआ है। इवनिंग वॉक्स के बारे में हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो ये हो जाएगा गलत। मॉर्निंग वॉक्स आर गुड फॉर हेल्थ, ये चीज हेल्थ के लिए अच्छी है। अब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, या लोग वॉक पे जाते हैं नहीं, ऐसा आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो ये आप बोलोगे दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ओके, विच मे बी ट्रू कि हाँ कुछ हेल्दी लोग जाते हैं वॉक के लिए, ऑल तो वैसे भी नहीं बोल सकते हम, बट उसका आपको रिलेशन नहीं दिया हुआ, सो दिस इज गोइंग टू बी ऑल्सो इनकरेक्ट। तो आप बोलोगे बोथ द कंक्लूजन्स आर इनकरेक्ट। ओके, ओके फाइन, राशि, रिमझिम करेक्ट, मान्य आपके भी आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। ओके, सो ये थे कुछ बेसिक क्वेश्चंस। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर असाइनमेंट्स। आई रियली डोंट प्रेफर कि मेरी क्लासेस में आप लोग बैठ के कुछ कुछ लिखो, मैक्सिमम चीज़ें हम सीधा असाइनमेंट से सॉल्व करेंगे, ठीक है, दैट सेव्स टाइम एंड इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। तो देखो अभी तक मैंने आपको रूल्स बताए हैं सिर्फ एक दो। फर्स्ट मैंने आपको बताया दैट वट एवर यू कंक्लूड इट हैज़ टू कम फ्रॉम द स्टेटमेंट, सेल्फ नॉलेज आपने नहीं यूज़ करनी। दूसरी बात मैंने आपको ये बताया था कि देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन विल एंड मे, तो थोड़ा सा इस बात को लेकर आप केयरफुल रहो, ठीक है, क्योंकि एक ही
सिर्फ एक वर्ड की वजह से एक कंक्लूजन ठीक हो गया और एक कंक्लूजन गलत हो गया. सो यू हैव टू बी केयरफुल देयर ऑल्सो. ऑलराइट, किसको कुछ पूछना है यहाँ तक? अगर आपने नहीं पूछना, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टेटमेंट. ठीक है, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग. सो लेट्स टेक आउट योर असाइनमेंट. ठीक है, नाउ दिस इज योर असाइनमेंट. दिस हैज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. तो हम 5-5 के सेट में इनको सॉल्व करते हैं. ऑल्सो आई टेल यू वन थिंग, ये जो टॉपिक है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन या स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आप बोलो, ये देखने में तो इजी लगता है कि सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल से हमने आंसर करना है. बट ऑनेस्टली आई टेल यू, एंड यू विल एक्सपीरियंस दिस योरसेल्फ, कि अब जब आप सॉल्व करना शुरू करोगे आप देखोगे कि बहुत सारे आंसर्स आपके गलत आएंगे. आई एम नॉट सेइंग सारे गलत आएंगे, बट कुछ आंसर्स डेफिनेटली आपको लगेगा कि पर आपकी तरफ से ठीक थे बट आंसर उसके गलत आए हैं. दिस हैपन्स विद एवरीवन. बट जब मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूंगी उसके पीछे का रूल, तो आप नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करोगे. ठीक है, सो आराम से क्वेश्चन को समझो. बहुत ज्यादा डेप्थ में भी नहीं समझना आपने. सिंपली क्वेश्चन को समझो, एक जनरली जो आपको समझ आ रहा है उसके बेसिस पे उसको आंसर करो. रिमेंबर, कोई रूल नहीं है कि कोई एक ना एक तो ठीक होगा ही, दोनों भी गलत हो सकते हैं. एंड जस्ट अप्लाई योर कॉमन सेंस. ओके, एंड जहां पे अब रूल की नीड होगी वहां मैं आपको रूल बता दूंगी. सो ऑल ऑफ यू स्टार्ट सॉल्विंग फर्स्ट 5 क्वेश्चंस. भैया मेरे को स्क्रीन पे से आप हटा दो, बिकॉज आई थिंक वो हिंडर करेगी. है ना, इतनी. ओके, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. शुरू के देखो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद आप जैसे जैसे आंसर्स करते रहोगे. आई विल नॉट एक्सप्लेन एवरी क्वेश्चन, आई विल एक्सप्लेन द वन विच आई फील ये आप लोगों को नीड है या आप लोग पूछोगे. ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन. ये फर्स्ट क्वेश्चन इस साल स्लैट में भी आया था बाय चांस, असाइनमेंट में भी था ये क्वेश्चन. इट इज फास्टर टू ट्रैवल बाय एयर टू दिल्ली फ्रॉम बैंगलोर. इट इज फास्टर टू ट्रैवल बाय एयर. दैट मीन्स बैंगलोर एंड दिल्ली आर कनेक्टेड बाय एयर. ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कि अगर बाय एयर जाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे. दैट मीन्स दे आर कनेक्टेड बाय एयर. एंड देयर आर नो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल फ्रॉम दिल्ली टू बैंगलोर. ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि ऑलरेडी आपको स्टार्ट में कंपैरिजन दिया हुआ है कि अगर बाय एयर जाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे. इसका मतलब अगर बाकी मोड से जाएंगे तो लेट पहुंच रहे हैं. So that is why this means that they are connected by other modes also. That means this option is absolutely incorrect. So first का आपका आंसर हो गया only the first option. Okay? तो आपका आंसर हो गया A. ऊपर दिया हुआ था, सॉरी मैंने आपको बताया नहीं, ऊपर ही आपको दिया हुआ था.
कि अपना आंसर ए दो अगर फर्स्ट करेक्ट है, बी दो तो अगर सेकंड करेक्ट है, सी दो अगर आइदर करेक्ट है, डी दो अगर दोनों गलत हैं, ई दो अगर दोनों सही हैं। ओके, दैट यू कैन डू। या अभी आप सिर्फ वो भी कर सकते हो, टिक भी कर सकते हो, फर्स्ट करेक्ट सेकंड करेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, you must learn to refer to a dictionary if you want to become a good writer. A advice is B. Only writers refer to the dictionary. गलत. All writers good or bad refer to dictionary. ये भी गलत. तो आपका आंसर है दोनों wrong. Third, if it does not rain this month also, most farmers would be in trouble this year. Timely rain is essential for farming, correct? Most farmers are generally dependent on rains, correct. Fourth, A advice is B. If you want to study English, join Institute Y. B listens to A's advice, correct. Institute Y provides good coaching for English, correct. Unemployed allowance should be given to all unemployed Indian youth above 18 years of age. There are unemployed youth who in India need monetary support, correct. Government has sufficient funds to provide allowance to all the unemployed youth, incorrect. So see, I know, I am sure कि आप लोगों के बहुत सारे आंसर्स इनकरेक्ट होंगे, ठीक है। सो प्लीज जिसका जो आंसर इनकरेक्ट है या आपको जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन चाहिए आप लोग पूछ लो, जस्ट राइट इन द कमेंट, आई विल एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन टू यू। Anyone with any doubts? मैम प्लीज एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 4th and 5th। ऑफ कोर्स 4th स्पेशली मैं आपको वैसे भी बताती हूँ बिकॉज 4th किसी का भी आंसर करेक्ट नहीं आ सकता। नाउ ए ने बी को एडवाइस करा, अगर आपने इंग्लिश पढ़नी है तो आप इंस्टीट्यूट वाई को ज्वाइन करो। अब इसमें क्या हम अज्यूम करें, बी लिसन्स टू एज एडवाइस, ऐसा जरूरी तो नहीं है। इंस्टीट्यूट वाई प्रोवाइड्स गुड कोचिंग फॉर इंग्लिश, ऐसा भी हम कैसे कहें। अब जनरली अगर आप देखो, मैं आपको कोई एडवाइस करूं, मैं नहीं, अब छोड़ो, अब जनरली आपका कोई सपोज आपका कोई नेबर है या कोई भी जनरली लोग हमें एडवाइस देते हैं, क्या ज़रूरी होता है कि हम उस एडवाइस को फॉलो करते हैं, या क्या ज़रूरी होता है कि वो एडवाइस अच्छी ही होती है? नहीं होता। बट इस टॉपिक में आपको मानना ही पड़ता है कि जो एडवाइस दी हुई है वो अच्छी है, जिस पर्सन को एडवाइस दी हुई है वो उस नीड में है, और जिसको एडवाइस दी गई है वो उस एडवाइस को सुनेगा, उसको फॉलो करेगा। ओके, तो अभी अब डोंट राइट, आप प्लीज कभी भी कुछ मत लिखो जब तक आपको बोला ना जाए, क्योंकि कुछ भी इंपॉर्टेंट होगा वो आपको लिखवाया जाएगा। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज रूल्स रिलेटेड टू एडवाइस। ओके, सो प्लीज राइट डाउन समवेयर, जहां भी अपने आंसर्स लिख रहे हो या नोट्स बना रहे हो, प्लीज राइट डाउन दिस क्वेश्चन, रूल्स रिलेटेड टू एडवाइस। रूल्स रिलेटेड टू एडवाइस मैं लिखी देती हूँ बोर्ड पे। फर्स्ट लिखो, एडवाइस इज ऑलवेज गुड। फर्स्ट रूल, एडवाइस इज ऑलवेज गुड। मतलब अगर उसने एडवाइस करा है कि वहां जाके आप कोचिंग लो इंग्लिश की, तो मतलब वो इंस्टीट्यूट अच्छी कोचिंग प्रोवाइड करता है, आपको मानना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट आप लिखो, द पर्सन विल लिसन टू एंड follow
द एडवाइस। जिस पर्सन को एडवाइस दी हुई है वो उस एडवाइस को सुनेगा और उसको फॉलो करेगा। ओके, ये भी चीज और कि जिसको एडवाइस दी गई है उसको उस एडवाइस की नीड है। ये नहीं कि रैंडमली हम बोल रहे हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ये वाला ज्वाइन करो, नहीं। अगर उसको उसने ए ने बी को बोला है दैट मीन्स बी को कोचिंग की नीड है। ओके, सो द पर्सन टू whom advice is given, he or she is in need of that advice। ये सब आपको मानना पड़ेगा। ओके, अगेन आई एम सेइंग ये रूल्स किसी भी बुक में नहीं लिखे, बट जिस हिसाब से मार्क्स मिलते हैं उस हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। फॉर द एग्जामिनर दीज रूल्स हैव टू बी फॉलोड। एडवाइस हमेशा अच्छी है, एडवाइस वो फॉलो करेगा, वो सुनेगा उसके एडवाइस को, उसको एडवाइस की नीड है, ये आपको मानना पड़ेगा। ओके, ऑलराइट, सो आई एम अज्यूमिंग क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया सबको। Then a lot of you are asking question number 5 and some of you, Manya is asking question number 2. So let's see question number 5 then question number 2 देखते हैं। Unemployed allowance should be given to all unemployed Indian youth above 18 years of age। देखो, आपको पता है कंट्री में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट रहती है, तो एक ही सजेशन दिया गया है, जनरल सजेशन है कि गवर्नमेंट को वो सारा ऐसा यूथ जो कि अनएम्प्लॉयड है और 18 साल से ऊपर है उसको कुछ अलाउंस यानी कि पॉकेट मनी मान लो दिए जानी चाहिए। यानी जितना भी यूथ है जो कि अनएम्प्लॉयड है, गवर्नमेंट उसको एक पॉकेट मनी दे हर महीने, 5,000 10,000 जो भी अमाउंट है। ओके, सो आप इसमें स्टेटमेंट में दिया गया है कि जो ऐसा यूथ है अनएम्प्लॉयड उनको अलाउंस दी जानी चाहिए। इसका मतलब कि एक्चुअली में ऐसा यूथ है जिसको उन पैसों की जरूरत है, राइट? मैं एडवाइस कोई किसी को कर रही हूँ तो यानी कि उसके अंदर कुछ तो वेट होगा कि इस चीज की नीड है। सपोज आप में से कोई मेरे को एडवाइस करो कि मैम जो आप हमें लेक्चर्स देते हो वो आप हमें रिकॉर्डेड फॉर्म में भी दो, तो इसका मतलब आप लोगों की इस चीज की नीड है, राइट? तो आपको दिया हुआ है स्टेटमेंट में दैट दिस शुड बी डन। इसका मतलब कुछ लोग हैं जिसको इसकी नीड है। There are unemployed youth in India who need monetary support. This is correct. पर गवर्नमेंट को वो करने के लिए फंड्स हैं कि नहीं है इस बात का कुछ मेंशन नहीं है। ऐसे तो हम कुछ भी सजेशन दे सकते हैं। सपोज आज मैं बैठे बैठे सजेशन दूं कि गवर्नमेंट को हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल खोल लेना चाहिए, राइट? मैंने ये बोला क्योंकि आई नो कि लोगों को हॉस्पिटल्स की जरूरत होती है। गवर्नमेंट को हर डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल खोलना चाहिए, पर क्या गवर्नमेंट उसको खोलने की कंडीशन में है या नहीं, क्या इस बात का मुझे कुछ पता है? मैंने तो बस एक सजेशन दे दिया। तो गवर्नमेंट हैज फंड्स फॉर दिस, आई कैन नॉट से। गवर्नमेंट मे हैव द फंड्स, गवर्नमेंट मे नॉट हैव द फंड्स, तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट। ओके, ऑलराइट, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5। आई वुड सजेस्ट यू गाइज वन थिंग, अगर आप कोई डाउट पूछते हो ना तो साथ में अपना आंसर भी लिख दो कि मैम आई हैव अ डाउट इन दिस क्वेश्चन, या बस आपने सीधा क्वेश्चन लिख दिया और साथ में लिख दो माई आंसर इज दिस, मेरा आंसर है सेकंड करेक्ट, फर्स्ट करेक्ट, जो भी, जिससे बिकॉज आई विल नो कि आपकी दिक्कत कहाँ पे आ रही है। दैट वाज द 5th क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मान्या ने पूछा है। ऑलराइट मान्या, क्वेश्चन है यू मस्ट लर्न टू रेफर टू अ डिक्शनरी इफ यू वांट टू बिकम अ गुड राइटर। अगर आप अच्छे राइटर बनना चाहते हो तो आपको डिक्शनरी को रेफर करना आना चाहिए। इसका मतलब जो भी अच्छा राइटर होता है वो डिक्शनरी को रेफर करता है, राइट? कहना ऐसे सिर्फ राइटर्स ही रेफर करते हैं डिक्शनरी को? डिक्शनरी तो एक जनरल ऑब्जेक्ट है, कहाँ ऐसा स्टेटमेंट में मेंशन्ड है कि सिर्फ राइटर्स ही रेफर करते हैं? ये तो गलत हो गया। और आपको उसके बाद दिया है ऑल राइटर्स, चाहे अच्छे हों या बुरे हों, वो डिक्शनरी को रेफर करते हैं। देखो, सारे राइटर्स जो अच्छे हैं वो तो पक्का डिक्शनरी को रेफर करते हैं, बट जो बुरे हैं क्या हमें पता है कि वो भी रेफर करते हैं कि नहीं करते?
हमें जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि अगर अच्छा राइटर बनना है तो आपको डिक्शनरी को रेफर करना आना चाहिए। इसका मतलब सारे अच्छे राइटर्स रेफर करते हैं डिक्शनरी को, बुरे राइटर्स भी करते हैं, उसका आपको नहीं दिया हुआ। ओके, तो ये क्योंकि बैड का भी इसमें मेंशन है, इस वजह से दिस बिकम्स इनकरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और स्टेटमेंट देती हूँ इसी जनरल कंटेक्स्ट में। सपोज मान्या, मैं आपको एक सजेशन दूं दैट मान्या, अगर आप चाहते हो कि आपकी क्लैट में बहुत अच्छी रैंक आए तो आप कम से कम 50 मॉक्स सॉल्व करके जाना। ओके, इफ यू वांट टू गेट अ वेरी गुड रैंक इन क्लैट यू मस्ट सॉल्व एटलीस्ट 50 मॉक्स। इस बात से क्या पता लग रहा है कि जिन लोगों की अच्छी रैंक आती है वो कम से कम 50 मॉक्स सॉल्व करके जाते होंगे, अच्छी मतलब अच्छी क्वांटिटी ऑफ मॉक्स सॉल्व करके जाते होंगे। सो क्या जो जिनकी अच्छी रैंक नहीं आती क्या वो भी सॉल्व करते हैं? उसका तो मैंने नहीं बताया, शायद वो भी थोड़े बहुत करते हो, बट वो मुझे नहीं पता। बट जो अच्छी रैंक लाए वो तो डेफिनेटली सॉल्व करते हैं। तो जिनकी अच्छी रैंक नहीं आई या फिर जो बैड राइटर्स हैं वो रेफर करते हैं नहीं, वो आपको नहीं दिया हुआ, सो दिस बिकम्स इनकरेक्ट। ओके, ऑलराइट। राशि और आस्किंग, मैम आपने कहा कि वो एडवाइस लेगा, सो व्हाई द गवर्नमेंट डिडंट टेक द एडवाइस एंड लैंड मनी। देखो आप समझो, एडवाइस जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं दैट इज बिटवीन पर्सन टू पर्सन। मैंने आपको एडवाइस दी, आपने मेरे को एडवाइस दी, दैट वी विल फॉलो। बट जनरली अगर हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, मैं गवर्नमेंट को एडवाइस दे रही हूँ, गवर्नमेंट सच अ लार्ज बॉडी, मैं बॉलीवुड को एडवाइस दे रही हूँ, नहीं, उस ये जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं ये उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, so the advice means between two people. Advice doesn't mean from one person to the entire government. Okay, so आपको अगर इस बात की confusion थी please clarify there. Okay, all right, so I think I have told you. भैया कमेंट्स नीचे करना एक बारी। सिद्धार्थ 5th, राशि 4th and 5th। ठीक है, ओके, सो आई एम अज्यूमिंग आपको बाकी क्वेश्चन तो सबको हो गए क्लियर। ठीक है, और देखते हैं, लेट्स सी नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। Solve 6 to 10. Please remove me from the screen.
Shall we discuss the answers 6 to 10? Once you solve, you can always write a message in the comments. Ma'am solved or ma'am done or whatever, so that I know you guys have solved. Even if अगर आपका within that time नहीं solve हुआ था, you can always just check as many as you've solved. Okay, so we are not in a competition right now. Bhaiya, put me on the screen. All right, so let's see. 6 to 10. Everybody loves reading adventure stories. Please consult Mr. Sharma. Eighth question. Both are correct. Ninth question, only the first one is correct. 10th question, only first is correct. Okay, these are the answers. Please check your answers and ask अगर आपका कोई गलत है. And please don't expect कि कोई और पूछ लेगा. ऐसा नहीं है. जिसमें आपको डाउट हो या आपको confusion हो, please ask there and then. Six to 10. Anyone with any doubts, please ask. Eighth. Rashi is asking 8th question. Okay, let's see it. Rashi, what is your answer? As I said, please do that. Please write down your answer. Yash is asking question number 9. Yash, please write down your answer. Okay. आप जब तक लिखोगे. Rashi want to ask 10th also. Okay, let's see. देखो. A warning in the train compartment. To stop train, full chain. Penalty for improper use, rupees 500. Okay. देखो. Again, I'll tell you some rules related to warning. अगर कोई कहीं वार्निंग लगी होती है तो वो इसीलिए लगी होती है क्योंकि कहीं ना कहीं किसी चीज़ का कुछ मिसयूज हुआ होता है या कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलत चीज़ हुई होती है. ओके, वार्निंग्स बिना उसके नहीं लगती हैं. और अगर आपको ऐसा लगे भी कि नहीं मैम बिना कुछ क्राइम हुए भी वार्निंग्स लग जाती हैं तो दैट इज बिकॉज ऑफ पीपल्स पास्ट एक्सपीरियंस. ओके, सो अगर कोई वार्निंग लगी है दैट मीन्स कहीं ना कहीं उसका मिसयूज हुआ है. ठीक है, यू कैन राइट आउट एज अ रूल ऑल्सो related to warnings. Warnings are given because some misuse has happened in past. So क्योंकि warning लगी है इसका मतलब some people misuse the chain. तभी warning है उस चीज की, वरना warning ही नहीं होगी. अगर कोई कुछ गलत ही नहीं करेगा तो वहां पे warning नहीं होगी. So that is why this is correct. उन्होंने warning लगाई है but उन्होंने provision भी दिया है. To stop the train, pull the chain. किसी चीज का प्रोविजन इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसको कभी ना कभी हमने यूज करना है. So since the provision is given, that means on certain occasions people may want to stop a running train. So warning is there because misuse has happened in the past and provision is given because हमें उसको यूज करने की नीड है. That is why. So warning का रिलेशन इससे and provision का रिलेशन because people want to stop a running train. Okay. So अगर मैं आपको प्रोविजन दूं कि आप लाइव लेक्चर्स को रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो, वो इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप में से कुछ लोगों को उसकी नीड है. हम कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं करते जिसकी किसी को भी नीड ना हो. ओके, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बोथ आर करेक्ट. ओके, तो राशि मैंने आपको बता दिया इसका आंसर. 9th यश
आपने बोला 9th क्वेश्चन, आपने यश बताया नहीं कि आपको आपका आंसर क्या है। स्टिल मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन कर देती हूँ। लैक ऑफ स्टिमुलेशन। Now, I'll tell you a very important thing for the entire preparation, not just related to reasoning. आपका जो एग्जाम आना है क्लैट का, पूरा कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड आना है। बहुत बारी यू विल कम अक्रॉस वर्ड्स जिनका मतलब आपको नहीं पता होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन अज्यूम शायद आप में से कुछ लोगों को स्टिमुलेशन का मतलब ना पता हो। तो आपने हमेशा सिर्फ टीचर की वेट नहीं करनी कि टीचर विल टेल यू। द मोमेंट यू कम अक्रॉस अ वर्ड, आपको उसका मतलब नहीं पता, please, everybody has phones, everybody has internet connection, just find the meaning and write it there and then, जिससे कि कल को आपके एग्जाम में या किसी भी आपके टेस्ट में अगर वो वर्ड आता है तो आपको उसका मतलब पता होगा। ओनली अगर आपको मतलब पता होगा तो आप उस चीज को समझ पाओगे। ठीक है, सो दिस इज एन एक्सरसाइज यू हैव टू डू फ्रॉम योर वेरी फर्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स। ओके, क्योंकि जरूरी नहीं कि मुझे लगे कि आपको उसकी नीड है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को एडवर्स का मतलब ना पता हो, तो हो सकता है मैं ना भी बताऊं, आपको तो पता होना चाहिए ना। सो देयर इज नो लॉन्गर स्पून फीडिंग, यू डोंट नो अ मीनिंग, प्लीज फाइंड इट योरसेल्फ। नाउ लेट्स सी, lack of stimulation in the first 4-5 years of life can have adverse consequences, because stimulation का मतलब होता है कुछ ना कुछ एक्टिविटी। ओके, सो लैक ऑफ स्टिमुलेशन मतलब अगर कोई छोटा बच्चा है, उससे ना हम बात करें, ना हम उसको मोटिवेट करें, ना हम उसको कुछ भी करने के लिए उसको हल्का फुल्का भी इन्फ्लुएंस कर पाए, बिल्कुल ही डल उसको रखे, उसके साथ ना एक्टिविटीज हो, ना वो कुछ भी गेम्स खेले, कंप्लीट लैक ऑफ स्टिमुलेशन। स्टिमुलेट मतलब अगर मैं आपसे कुछ पूछती हूँ तो आप अगर जवाब देते हो तो आप अपने माइंड को स्टिमुलेट कर रहे हो। So if there is lack of stimulation, if there is lack of activity in the first 4-5 years of life, then this can have adverse consequences. बुरे consequences होंगे, इसका रिजल्ट बहुत बुरा होगा। इसका मतलब कैन वी अज्यूम, इसका मतलब कि इनिशियल ईयर्स में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होती है, क्योंकि स्पेशली आपको इनिशियल ईयर्स का दिया हुआ है। इनिशियल ईयर्स में इफ देयर इज लैक ऑफ स्टिमुलेशन देन इट कैन हैव एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज। इट मीन्स वी कैन अज्यूम that a great part of development is observed to occur during the earlier years of life. पर कोई डेटा हमें नहीं दिया हुआ। So, अगर आप बोलो कि 50% मेजरेबल इंटेलिजेंस होती है तो ये हो जाएगा गलत, बिकॉज हमें ये तो दिया हुआ है कि डेवलपमेंट होती है बहुत सारी इनिशियल ईयर्स में, बट 50% होती है, ये ऐसा कुछ आपको डेटा नहीं दिया हुआ, तो दिस इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट। ओके, alright, so that was question number 9. Yash, I hope you have understood that. Now question number 10. राशि अपना आंसर बता दो। 10th का आपका आंसर क्या है? ओनली 1। तो इस 10th का आंसर वैसे भी ओनली 1 है, बाकी मैं फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। I can take you quickly from Kanpur to Lucknow by my car, but then you must pay me double the normal charges. Okay? मैं आपको जल्दी ले जाऊंगी, आप मेरे पास आए, मेरी कैब है, आप मेरे पास आए कि मेरे को वहां जाना है, कानपुर लखनऊ जाना है, पर जल्दी। तो मैं आपको कह रही हूँ मैं आपको जल्दी ले जाऊंगी। सपोज 2 घंटे लगते हैं तो मैं आपको 1.5 घंटे में ले जाऊंगी, बट आपको मुझे डबल पैसे देने पड़ेंगे, डबल चार्जेस देने पड़ेंगे। ये डबल चार्जेस मैं क्यों डिमांड कर रही हूँ आपसे? क्योंकि मैं आपको जल्दी लेके जा रही हूँ। इसका मतलब नॉर्मली इट विल टेक मोर टाइम टू रीच लखनऊ फ्रॉम कानपुर। आई एम डिमांडिंग समथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम यू बिकॉज आई एम डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा फॉर यू। आई एम टेकिंग यू क्विकली, that means normally it takes more time, right? People want to reach quickly but they will not pay extra money for it. ऐसा हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ। हो सकता है लोग दे दे, हो सकता है लोग ना दे, and nothing like that can be inferred from the statement. So this is going to be incorrect. तो आपका आंसर होगा only the first is correct. ठीक है, so I hope यहाँ तक सबको क्लियर है। and I also hope कि जो आपके आंसर्स गलत आ रहे हैं, मेरे एक्सप्लेन करने के बाद वो आपके आंसर्स ठीक हो रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व मोर क्वेश्चंस। प्लीज सॉल्व 11 to 15। फिर स्क्रीन से हटा दो, मेरे को स्क्रीन से आप हटा दो।
All right, let's see the answers. Question number 11. Let us announce attractive incentives for better performance. Incentive scheme does not work in long run. Performance can be improved. So second correct. Though the candidates have been instructed, pencils are short in supply. All candidates will bring the pencils. No. If you want timely completion of work, इसका आंसर होगा second option. All those who are appearing for this exam, this form is somewhat complicated. Correct. Candidates can appear more than once. Correct. Be humble. Both are incorrect. Okay. So I have given the answer. 11th ka answer, second option. 12th ka, both are incorrect. 13th, second option. 14th, both are correct. 15th, both are incorrect. Now please ask. जिसको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है आप लोग पूछ लो. Anyone with any doubt? 14th का आपका आंसर है neither. Okay. Okay, so I'll explain. 15th का आंसर है only one. Okay, I'll tell you कहाँ आप गलती कर रहे हो. 14th देखो. जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं कोशिश करो अपने ऊपर लेके देखो एंड यू विल अंडरस्टैंड देन बेटर. ठीक है. आपको बोला गया है कि ज्यादातर लोग those who are appearing for this examination for the first time should be helped in filling up the forms. पहली बात आप देख लो, an instruction to the invigilating staff. ओके, सपोज आप इन्विजिलेटिंग स्टाफ हो, आपको बोला गया है कि जो लोग इस एग्जाम के लिए पहली बार अपियर हो रहे हैं, स्पेसिफिकली आपको ये नहीं बोला गया कि सबकी हेल्प करो. दे आर टेलिंग यू स्पेसिफिकली कि जो पहली बार अपियर हो रहे हैं उनकी हेल्प करो. इसका मतलब दे आर अज्यूमिंग कि शायद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरी या तीसरी बार अपियर हो रहे हैं. राइट, वेरी ऑब्वियस. दैट मीन्स कैंडिडेट्स कैन अपियर मोर देन वंस फॉर दिस एग्जामिनेशन. क्योंकि सबकी हेल्प करने के लिए नहीं बोल रहे, जो पहली बार अपियर हो रहे हैं उनकी हेल्प करने के लिए बोल रहे हैं. राइट. दूसरी चीज, दे आर सेइंग प्लीज हेल्प करो ऐसे लोगों की जो कि फर्स्ट टाइम अपियर हो रहे हैं. हेल्प देम विद फिलिंग द फॉर्म. अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि राशि, आपको जब आप यहाँ पे एनरोल करोगे तो आप जो फॉर्म आपको दिया जाएगा प्लीज उसके लिए आप ऑफिस के स्टाफ से हेल्प ले लेना. दैट मीन्स आई एम समहाउ अज्यूमिंग कि शायद फॉर्म में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको ना पता हो. शायद, आई एम नॉट सेइंग डेफिनेटली. सो सेम वे यहाँ पे आपको दिया गया है कि आप उन लोगों की हेल्प करना. दैट मीन्स वी आर, अगर तो फॉर्म में सिर्फ सिंपल होता नाम और बर्थ डेट, 2-3 चीजें ही होती तो कोई बात नहीं थी. बट कहीं ना कहीं फॉर्म में शायद कुछ ऐसी डिटेल्स भी देनी होंगी जिसके लिए कैंडिडेट की शायद हेल्प करने की जरूरत पड़े. मे बी कोई स्पेसिफिक कोड बताना या पेपर नंबर या वॉट एवर. So we can assume that the form is somewhat complicated because they are telling you to help them. That means शायद फॉर्म में कुछ ना कुछ complicated बात है, तभी कह रहे हैं हेल्प कर दो उनकी. Okay? Alright, so we can assume both are correct. Okay, then 15th question. Okay, Rashi and Yash, both of you need the help and आप दोनों का आंसर है 1. So I'll tell you. Okay, देखो जो 15th question है इसमें जो भी पहली बार सॉल्व करता है उन सब का आंसर 1 ही आता है. ओके, क्योंकि देख के 1 ही ठीक लगता है. बी हम्बल इवन आफ्टर गेनिंग विक्ट्री. हमें हम्बल रहना चाहिए जीतने के बाद भी. ओके, हमें हम्बल रहना चाहिए जीतने के बाद भी.
मैनी पीपल आर हम्बल आफ्टर गेनिंग विक्ट्री, ये आपको कहाँ दिया हुआ है स्टेटमेंट में? दिस इज नॉट गिवन एनीवेयर इन द स्टेटमेंट. आप समझे नहीं शायद क्वेश्चन को. क्वेश्चन आपको दिया हुआ है हमें हम्बल रहना चाहिए जीतने के बाद भी, बल्कि इसे तो ये बात रिफ्लेक्ट हो रही है कि ज्यादातर लोग हम्बल नहीं होते जीतने के बाद. ओके, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड. सपोज मैं आपको बोलूं दैट हमें चुप रहना चाहिए चाहे कितना भी गुस्सा आए. इसका मतलब क्या है कि शायद जब गुस्सा आता है तो बोलने का मन करता है, या ज्यादातर लोग बोलते भी हैं. हमें कितना भी गुस्सा आए हमें चुप रहना चाहिए. इसका मतलब एक्चुअल में क्या होता है, जब गुस्सा आता है तो वो लोग बोलते हैं. तो मैंने बोला है वी शुड कीप क्वाइट नो मैटर हाउ एंग्री वी आर. ओके, सेम है यहाँ पे आपको दिया हुआ है हमें हम्बल रहना चाहिए जीतने के बाद भी. हम्बल मतलब ग्राउंडेड, हवा में नहीं उड़ जाना चाहिए या फिर शो ऑफ नहीं करना चाहिए. यू नो, वी शुड बी ग्राउंडेड, वी शुड बी हम्बल. इसका मतलब मैनी पीपल आर नॉट हम्बल आफ्टर गेनिंग विक्ट्री. ओके, तो मैनी पीपल आर हम्बल, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया देन व्हाट इज गिवन इन द स्टेटमेंट. ज्यादातर लोग इस सेकंड ऑप्शन को करेक्ट कर देते हैं कि मैम इससे तो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि ज्यादातर लोग हम्बल नहीं होते. जबकि आप लोग एक थर्ड कंक्लूजन लिखो. जनरली people are not humble after gaining victory. ज्यादातर लोगों को लगता है कि सेकंड कंक्लूजन ठीक है. सेकंड वैसे तो ठीक है बट थोड़ा इनकम्प्लीट है, ये एक बहुत जनरलाइज बात कर दी. तो उससे अच्छा मैंने आपको थर्ड कंक्लूजन लिखवा लिया एंड दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट. द थर्ड कंक्लूजन इज करेक्ट. ओके ओके, सो आपका इसका आंसर हो जाएगा दिस. जनरली पीपल आर नॉट हम्बल आफ्टर गेनिंग विक्ट्री. यहाँ पे आफ्टर गेनिंग विक्ट्री नहीं दिया, एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे दी, दैट इज वाई दिस बिकम्स इनकरेक्ट. एंड ये पूरा कंप्लीट होना चाहिए था, दैट इज वाई दिस इज करेक्ट. So that was question number 14 and 15. I hope you have understood the explanation given to you. Anyone with any other question? 11, 12, 13 में किसी को कोई पूछना है? Please tell me 12th question क्या आप सबका ठीक है, या 12th में किसी को explanation चाहिए, because 12th is supposed to be a very good question. All right, so I'm assuming everyone is good with all the other questions. Let's solve another 5 questions. आप लोग solve करो 16 से 20. Please solve 15 to 20.
All right, let's see. Let's see from question number 16 onwards. Question number 16 आपका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 17 आपका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 18 आपका आंसर है सेकंड ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 19 योर आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन. एंड क्वेश्चन नंबर 20 your answer is going to be first option. Okay, these are your answers. Now all of you please see यहाँ आपके कुछ questions यहाँ पे हैं advertisement से related. So let's see that. It's very important. Now जैसे मैंने आपको कुछ rules बताए advice से related, same way you need to have some rules related to advertisements also. Now in advertisements, अब देखो हम सारा दिन हजारों एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, बट डू वी पे अटेंशन टू ऑल ऑफ देम, या डू दे लीव एन इम्पैक्ट ऑन अस ऑल ऑफ देम, या डू वी रीड ऑल ऑफ देम? नो. बट आपको इस टॉपिक में मानना ही पड़ेगा कुछ चीज़ें, जैसे कि वो मैं आपको लिखवाऊंगी, अभी आप सिर्फ सुनो. दैट पीपल रीड एडवर्टाइजमेंट्स, पहली बात. दूसरी बात, आपको ये भी मानना पड़ेगा कि एडवर्टाइजमेंट्स लीव एन इम्पैक्ट ऑन अस. तीसरी बात कि कोई अगर कोई चीज़ एडवर्टाइज कर रहा है तो उस चीज़ की मार्केट में डिमांड है. डेफिनेटली आपको ये भी मानना पड़ेगा. 3 रूल्स तो कॉमन हो गए सिंपल से. चौथी चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी है कि कौन क्या एडवर्टाइज कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई जनरल चीज़ को एडवर्टाइज कर रहा है तो देन यू हैव टू कंसिडर दैट टू बी ट्रू. बट अगर कोई अपने आप को एडवर्टाइज कर रहा है तो आपको उसको सही मानने की जरूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज किसी जिम के बाहर लिखा हुआ है दैट एक्सरसाइजिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो वो तो एक जनरल बात है, एक जनरल फैक्ट है, तो आप उसको मानोगे सच. बट अगर आप देखो उसी जिम के बाहर लिखा है दैट वी हैव द बेस्ट ट्रेनर्स इन द सिटी, तो आप उसको सच नहीं मानोगे. मतलब वो सच हो भी सकता है, बट हम बोलेंगे कि येस दिस कैन बी कंक्लूडेड, नहीं. अनदर एग्जाम्पल, अगर किसी जूस शॉप के बाहर लिखा है दैट ड्रिंकिंग फ्रूट जूस इज गुड फॉर हेल्थ, तो आप उस बात को मानोगे यस. बट अगर लिखा है दैट वी प्रोड्यूस द बेस्ट एंड द टेस्टीएस्ट एंड द हेल्दीएस्ट जूसेस, तो ऐसी बात आप नहीं मानोगे क्योंकि वो अपने आप को एडवर्टाइज कर रहे हैं. ठीक है. सो जहाँ जनरल फैक्ट एडवर्टाइज होते हैं वो सही है. जहाँ कोई अपने आप को प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइज कर रहा है वो बात आपको सच मानने की जरूरत नहीं है. ओके, सो नाउ प्लीज राइट डाउन. आप लिखो रूल्स रिलेटेड टू एडवर्टाइजमेंट. रूल्स रिलेटेड टू एडवर्टाइजमेंट. Rules related to advertisement. First, people read advertisements. Second, advertisements leave an impact on us. Third, if someone is advertising something, then it means there is डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट या फिर सर्विस, कुछ भी जो भी वो चीज़ एडवर्टाइज कर रहा है उस चीज़ की डिमांड है. फोर्थ आप लिखो, इफ जनरल फैक्ट्स आर बीइंग advertised,
if general facts are being advertised, then consider it to be true. If someone is advertising themselves, then don't conclude that. If someone is advertising themselves, then don't conclude that. I'm not saying वो बात हमेशा झूठी है, but वो जरूरी नहीं है कि वो बात सच हो. Okay? So people read advertisements. Advertisements leave an impact on us. If someone's advertising something, that means there is a demand for that product. And general facts को सच मानो, otherwise आपको सच मानने की कोई need नहीं है. Okay? ठीक है, so let's come back to our questions. Answers मैंने आपको बता दिए 16 to 20. Now, anyone wants to ask anything? Please don't feel कि मैम 7 बज गए अब तो छुट्टी है. नहीं. You have to realize that you're going to appear for the top law exam in India. फ्लैट से ऊपर कोई लॉ एंट्रेंस नहीं होता आपका 5 ईयर का. ओके, तो अगर आप उसके लिए अपियर करोगे तो कभी क्लासेस लंबी भी हो जाएंगी, तो आपको उसको अटेंड करना पड़ेगा. ओके, एंड आपने ये भी नहीं सोचना कि नहीं ये तो सिर्फ ट्रायल है, बैच तो 11th से होगा, तब देख लेंगे. नहीं. Why should you not take anything seriously? Take every class seriously, everything one tells you seriously. आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ. हमारे एग्जाम्स में डेफिनेटली जब आप एग्जाम दोगे ना, तो आप बहुत बारी आप ये रियलाइज करोगे कि अच्छा ये तो मैंने एक बारी जनरली सर बोल रहे थे, मैंने सुना था, तो वो सेम चीज़ एग्जाम में आ गई. ऐसी चीज़ें जो कभी कभी ऐसा होता है जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी होती, वैसी चीज़ें एग्जाम में आ जाती है क्योंकि हमने बस कहीं सुनी है. सो ट्रस्ट मी, every conversation we have with you is important. Smallest of the things, if you pay attention to, that also you will get in your exam. Okay? So please कोई rush में मत रहना. ठीक है? क्लासेस अगर थोड़ी लंबी हो भी जाए, 2, 4, 10 मिनट, doesn't matter. And आप में से किसी ने 20th तक कोई क्वेश्चन पूछना है, आप लोग पूछ लो. All right. So I'm assuming किसी को कोई डाउट नहीं है. ठीक है? Alright, so देखो ये जो आपका assignment है, it does not have just 20 questions. It has a lot more questions. It has questions till 32. Okay, so you will get this assignment along with answers. You can check that. Apart from this, you will also get another assignment for practice that will also have a lot of questions. आपने उसको भी practice करना है. And then उसके बाद आपका weekend पे test होता है, आपने उस test को लेना है. So you can be sure these statements you've done. अब ना जैसे आज जो हमने टॉपिक करा, इसमें सिंगल या 2 लाइन स्टेटमेंट्स थी. आगे हम टॉपिक्स करेंगे जिसमें बड़े बड़े पैराग्राफ्स होंगे, उनको कैसे कॉम्प्रिहेंड करना है, ऑल दैट. तो आप देखोगे रीजनिंग आपका मोर और लेस सारी चीज़ें ऐसी ही रहेंगी, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड. लॉजिकल जो है, सीरीज, पजल्स वगैरह, चाहे अब वो आपके एग्जाम में नहीं आती, बट एक क्वेश्चन आप सबसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक आधा क्वेश्चन आ गया सबसे. ठीक है? सो स्टिल वील डू दैट, बट एट अ लेटर स्टेज. पहले हम इनिशियली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनकी वेटेज ज़्यादा है उन पे फोकस करेंगे. Okay, so I think that's it for today. All right, I hope you understood well in the class. Now your next class was supposed to be on Wednesday because your batch is going to be Monday, Wednesday, Friday, Sunday. But Wednesday को class नहीं, Friday को class नहीं हो सकती because it's Christmas, so it's going to be an off. So आपकी जो classes अभी रह गई, जैसे कि आपकी class अभी करंट अफेयर्स की आपकी कोई क्लास नहीं हुई एक्सेप्ट पॉलिटी, जनरल करंट अफेयर्स की आपकी क्लास नहीं हुई, ना आपकी लॉ की क्लास हुई है. दैट इज गोइंग टू हैपन ऑन द वीकेंड. संडे को आपकी क्लास होगी उसकी.
Okay. Ma'am, how can I get your assignments? Yes, you will get your assignments through email. कैसे जाते स्टूडेंट्स के पास? ऐप पे ही, आपके ऐप पे ही आएंगे, ठीक है? So on the app itself, you will get your assignments. Anything else? Okay. All right. Thank you.